वो रिकॉर्डिंग वाला आया नोटिफिकेशन। चलो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे सारे मॉड्यूल्स, 14 मॉड्यूल्स थे, और अब आगे सारे मॉड्यूल्स के 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो सबसे मेजर मॉड्यूल एसईओ है। एसईओ में 2 चीज़ें होती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। पहले स्टार्ट करते हैं ऑन पेज से, क्योंकि ऑन पेज की वेटेज ज़्यादा है। अगर किसी भी वेबसाइट को रैंक करना, जब तक वो ऑन पेज ठीक नहीं होगी तो ऑफ पेज पे जाना फजूल है। तो स्टार्ट सबसे पहले ऑन पेज से करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कीवर्ड डिसाइड करना, कंटेंट लगाना, फोटो रेलिवेंट लगाने, सब कुछ। क्योंकि यूज़र ने आना तो एंड पे ऑन पेज पे ही है ना, आपकी वेबसाइट पे, वहाँ पे आकर उसने कन्वर्जन करनी है अगर उसने कोई इंटरेस्ट शो करना है तो इसलिए ऑन पेज ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन पेज में डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं इसलिए ये सेशन इसलिए किया कि इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फ़ायदा मैं बोलते हुए फ्लो में बोल जाऊँगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि अब ये क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही ऑन पेज करते वक्त, क्योंकि वो भी ज़्यादा प्रैक्टिकल ही होता है। तो उसमें करते वक्त आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये मेटा टैग है, ये हम उसमें ये सर्च इंटेंट की वजह से कीवर्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी है, एलएसआई है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंटेंट क्या होती है, इमेज के पीछे आर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, उसका मकसद क्या होता है, वो होता क्या एक्चुअल में। तो इसलिए सारी टर्मिनोलॉजीज़ का पहले पता होना चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल करते वक्त आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि प्रैक्टिकल करते वक्त अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो जाती है पैदा, तो वो आप सोच विचार में सारा गुजर जाएगा आपके पास से। तो इसलिए टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ऑन पेज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉलिंग से। क्रॉलिंग क्या होती है गूगल बॉट की? गूगल बॉट का पता है? वेबसाइट जब हम बनाते हैं, गूगल को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता, हमें पता होता है जो बना रहा होता है बस। तो उसको प्रॉपर तरीके से बना के जब लाइव करते हैं तो गूगल बॉट क्रॉल करते हैं उसको। क्रॉल का मतलब ये होता है कि उसकी वेबसाइट पे आना, उसको चेक करना। और सम टाइम ये भी होता है गूगल क्रॉल करता भी है लेकिन इंडेक्स नहीं करता। उसकी क्या वजूहत होती हैं वो जब ऑन पेज करेंगे तो वो आपको बता देंगे साथ साथ। लेकिन ये कि टर्म्स का पता होना चाहिए। क्रॉलिंग ये है कि गूगल का आपकी वेबसाइट पे थ्रू बॉट्स विज़िट करना और उसको अपने सर्च इंडेक्स में इंडेक्स करना। सर्च इंजन यही होता है जिसके थ्रू आप क्यूरीज लगाते हैं, कीवर्ड लगाते हैं, उसको सर्च इंजन कहते हैं। बस नॉर्मल लोग गूगल ही बोलते हैं कि गूगल में ये कर लो, गूगल में वो सर्च कर लो। इसके अलावा भी सर्च इंजन है, याहू है, यांडेक्स है, वो पुराना था वैसे, बिंग है। तो गूगल का लफ्ज़ वैसे लोग यूज़ करते हैं सर्च इंजन के वक्त, तो हम भी ज़्यादा गूगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, गूगल में ये कर लो, क्योंकि हम भी ज़्यादातर गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। तो सर्च इंजन का मतलब ये है कोई भी ऐसी डायरेक्टरी जहाँ पे आप कीवर्ड लगा के या कोई क्यूरी लगा के ऑनलाइन कुछ भी रिसर्च करते हैं उसको सर्च इंजन कहते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है कि अपनी वेबसाइट को इस काबिल बनाना कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके, उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर सके और आफ्टर कंसीविंग उसको इंडेक्स कर सके और लोगों को शो कर सके किसी भी क्यूरी के अगेंस्ट। इसलिए इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो इसका लफ्ज़ी मतलब है सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना उसको। तो उसमें क्रॉलिंग यही हो गया कि जो गूगल बॉट्स आपकी वेबसाइट को विज़िट करके इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स का मतलब ये है कि उसको वो अपने डायरेक्टरी में ऐड कर लेते हैं और कोई भी रिसर्च करता है तो वो आपकी वेबसाइट को शो कर देता है। उसको कैशे भी कहते हैं, उसको इंडेक्सिंग भी कहते हैं। डी इंडेक्स भी सम टाइम पेजेस हो जाते हैं, उसकी भी काफ़ी वजूहत होती हैं। इसलिए लाजमी नहीं कि इंडेक्स हो जाए तो डी इंडेक्स नहीं हो सकता, या डी इंडेक्स है तो इंडेक्स नहीं हो सकता। तो वाइस वर्सा है, इंडेक्स होने के बाद भी डी इंडेक्स हो जाते हैं। सर्च इंटेंट क्या होता है पता है किसी को? फॉर एग्जांपल मैं कोई कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी सोच क्या है, मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ। ये ज़्यादातर हेल्प आउट करता है आपको कीवर्ड रिसर्च में, क्योंकि ये भी ऑन पेज का हिस्सा है। कीवर्ड रिसर्च में एक होता है सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड का पता है खबर? सीड कीवर्ड थर्ड नहीं, बेसिक कीवर्ड होता है। बेसिक, हाँ, पिज़्ज़ा एक सीड कीवर्ड है। सीड कीवर्ड का ये मतलब होता है जिसकी बुनियाद पे आपने दूसरे कीवर्ड निकालने हैं, उसको सीड कीवर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो हमारा सीड कीवर्ड ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमने सेल आउट करना है। उसके आगे फिर उसको लफ्ज़ ऐड करते जाओ, वो उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड बन जाएगा।
उसके बाद आपका सेकेंडरी बन जाता है। अक्सर राइटर्स को हम कह रहे होते हैं कि इस कीवर्ड को ज़्यादा लगाओ या इसकी वेरिएशंस करो, तो उसको कुछ लफ्ज़ अपने पास से अटैच करके कम दफ़ा मेंशन कर दो। इसलिए राइटर्स के लिए भी हेल्प आउट ये है कि सीड कीवर्ड एक होता है। फॉर एग्जांपल हम जिम चलाते हैं तो जिम एक सीवर्ड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड है। जिम नियर मी वो प्राइमरी हो जाएगा। जिम इन जो भी लोकेशन है, जिम इन लाहौर, वो भी प्राइमरी कीवर्ड हो जाएगा। उसके आगे जो आप उसको जितना लेंथी करते जाओगे, 2 वर्ड से ज़्यादा करते जाओगे, 3 वर्ड तक चला जाता है, 4 कीवर्ड तक चला जाता है, उसको LSI कहते हैं। LSI का एब्रीविएशन पता है? हाँ, ये ज़्यादातर वही होते हैं जो आप गूगल पर सर्च करते हो तो जो पहले पेज पर रिजल्ट शो होता है उसके एंड में आ रहे होते हैं, आपको एज ए सजेशन आ रहे होते हैं। आपकी क्यूरी को अंडरस्टैंड करके गूगल एंड पे थोड़ा सा वो आपको सजेस्ट करता है कि हाँ अगर आप ये चीज़ सर्च कर रहे हो तो लोग जो आप सर्च कर रहे हो इस तरह के लोग भी सर्च करते हैं, उसके बाद में ये सर्च करते हैं, या फिर आप इसके अलावा ये भी चीज़ सर्च कर सकते हो, तो इसलिए उसको LSI कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीवर्ड रिसर्च सबसे मेन होता है ऑन पेज में। कोई भी वेबसाइट जैसे बनती है उस पर कंटेंट लगाने से पहले, उसको लाइव करने से पहले कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर की जाती है। अगर आपने SEO करनी है तो लाजमी नहीं होता कि हर वेबसाइट लोग SEO करवाने के लिए बनवाएं, तो जिसने SEO करवानी होती है वो कीवर्ड रिसर्च लाजमी करता है। कंटेंट लिखवाने से पहले, उसको लगाने से पहले, लाइव करने से पहले ये चीज़ें माइंड में लाजमी रखनी चाहिए। तो क्योंकि हम SEO के सेशन हो रहा था, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू सारी बातें करेंगे। सीड कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट को समझना है सिंपल वर्ड्स में। प्राइमरी कीवर्ड उसी के रिलेटेड ताकि लोग सर्च कर सकें, उसको फाइंड कर सकें। प्राइमरी कीवर्ड का नॉर्मली ये होता है कि सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली इसका प्राइमरी कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है। हाँ, शॉर्ट टेल वो तो यही हो गया ना, प्राइमरी कीवर्ड शॉर्ट टेल भी हो सकता है। लॉन्ग टेल ज़्यादा करेंगे सेकेंडरी बन जाएगा। हाँ, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। कोई शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं कीवर्ड का, कोई प्राइमरी सेकेंडरी LSI यूज़ कर लेते हैं। तो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल भी यही चीज़ है। प्राइमरी में ज़्यादा शॉर्ट टेल भी होते हैं, लॉन्ग टेल भी होते हैं, प्राइमरी के अंदर भी हो जाते हैं। सेकेंडरी में भी शॉर्ट टेल हो जाएंगे, लॉन्ग टेल हो जाएंगे। शॉर्ट टेल का ये है कि 3 लफ्ज़ से ज़्यादा अगर चला जाएगा तो वो लॉन्ग टेल हो जाएगा। हो सकता है हमारा प्राइमरी कीवर्ड ही हो और इस, लेकिन हम उसको सेकेंडरी में नहीं ऐड करना चाह रहे, तो प्राइमरी कीवर्ड का ही लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा। इसलिए इसके अंदर भी शॉर्ट टेल हो जाते हैं और इसमें भी लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल हो सकते हैं, और इसमें भी शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल हो सकते हैं। अक्सर राइटर्स को हम एक कीवर्ड देते हैं, वो हमारा मेन प्राइमरी कीवर्ड होता है ज़्यादातर, ताकि वो लाजमी आना चाहिए। तो राइटर्स नॉर्मली एक चीज़ को डिस्कस करते वक्त नॉर्मली नेचुरली तौर पे आप उसको सेकेंडरी कहीं ना कहीं मेंशन कर देते हो। फॉर एग्जांपल जिम सॉफ्टवेयर है, आप उसको 1-2 दफ़ा जिम सॉफ्टवेयर लिखोगे, बाद में आप उसको कहीं ना कहीं जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाजमी लिखोगे, सॉफ्टवेयर टू मैनेज योर जिम लाजमी लिखोगे, तो वेरिएशन खुद ही हो जाती है। अगर आपने एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है तो वो वेरिएशन नेचुरली हो जाती हैं। अगर नहीं भी होती तो अगर आपको उसका अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता होंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपको खुद पता होगा, तो आप खुद जानते हुए कोई चीज़ लिख रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है। LSI यही है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग है, कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग में नॉर्मली ये भी खुद ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर आप एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसकी कहीं ना कहीं वेरिएशंस में प्राइमरी, सेकेंडरी और LSI आ ही जाते हैं। कीवर्ड में कोई मसला मसाइल? शॉर्ट टेल में ये है कि छोटे कीवर्ड, जिस तरह जिम सॉफ्टवेयर है, ये शॉर्ट टेल है लेकिन है हमारा प्राइमरी। जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा लॉन्ग टेल। इस तरह आगे करते जाएंगे, हाउ टू मैनेज योर जिम, इस तरह करते जाएंगे तो वो आगे सेकेंडरी कीवर्ड में चला जाएगा। प्राइमरी कीवर्ड ये होता है, इसमें एक और टर्म भी यूज़ होती है नॉर्मली जो मार्केट में है, अगर आपको सामने आ जाती है तो आपने घबराना नहीं। कुछ होते हैं मनी कीवर्ड्स, भी एक टर्म है आजकल, मनी कीवर्ड्स, क्योंकि ये कीवर्ड्स की मैं चाह रहा हूँ कि अब डिस्कशन हो रही है तो इस पर सारी डिटेल से कर लें। मनी कीवर्ड्स भी होते हैं। मनी कीवर्ड्स का मतलब है कि अगर कोई बंदा सर्च करेगा ना तो उसमें रेशो ज़्यादा होगी लोगों की आपकी वेबसाइट पे आकर कन्वर्जन करने की, उसको कहते हैं मनी कीवर्ड्स के। ये अगर कोई बंदा सर्च करेगा ना उस पर कंपटीशन भी नॉर्मली ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एक लोकल बिज़नेस है जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 किलोमीटर के अंदर 10 बिज़नेस हैं, तो वो जो कीवर्ड को आप लाजमी कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जो 10 के 10 बिज़नेस ही यूज़ करेंगे उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो कस्टमर है ना वो ये सर्च करते हैं, और ये सर्च करके जो भी आएगा ना, अगर 10 विजिटर में से 5-6 सेल मेरी हो जाएंगी अगर जो बंदा स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करके मेरी वेबसाइट पे आएगा। तो
तो इसलिए उनको मनी कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आपने वो देख के थोड़ा और महसूस नहीं करना, मनी कीवर्ड्स कहाँ से आ गए। इसके बाद जब गूगल में कोई चीज़ हम सर्च करते हैं उसको SERP कहते हैं, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। अगर आप कोई ब्लॉग, क्योंकि सेशन हो रहे हैं ओबियसली आप ब्लॉग्स पढ़ोगे या आप नज़रों के सामने कोई आएगा तो SERP, नॉर्मली SERP लिखा होता है या सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज लिखा होता है ओबियसली, क्योंकि काफ़ी, हाँ वो मैं बता रहा हूँ साथ में जिस तरह सॉफ्टवेयर, ये सारे जो रिज़ल्ट्स शो हुए हैं इसको सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज कहते हैं। एक पेज पर नॉर्मली 10 रिज़ल्ट्स होते हैं, उसके ऊपर एड्स होते हैं। सम टाइम एक ऐड शो हो रहा होता है, सम टाइम 2 शो हो रहे होते हैं, सम टाइम 3 भी शो हो रहे होते हैं, सम टाइम 5 भी शो हो रहे होते हैं, और सम टाइम ऊपर भी 4-5 शो हो रहे होते हैं और एंड पे भी शो हो रहे होते हैं। एंड पे भी ऐड शो हो रहे होते हैं, उसके साथ छोटा सा ऐड का लफ्ज़ लिखा होता है। तो वो फिर एक ही पेज पे सर्च इंजन रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 15 तक, 16 तक, 20 तक भी चले जाते हैं। अगर 5 ऊपर ऐड होंगे, 5 नीचे होंगे, तो वेरिएशन के साथ है, कभी 2 ऊपर ऐड होंगे, कभी 1 नीचे होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स हैं वो 10 होते हैं। 10 के अलावा आपने कभी नोट किया कि ऊपर मैप भी आ रहा होता है सम टाइम। अब ये देखिए इसमें ऐड भी आ रहा है, ये ऊपर 2 वाले ऐड हैं, क्योंकि हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं हो सकता है इस लोकेशन में सिर्फ 2 कंपनीज़ ने टारगेट किया हुआ है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं अगर आप प्रॉक्सी लगा के या VPN लगा के जब सर्च करेंगे तो उसमें यही क्यूरी लगाने से ज़्यादा ऐड आ रहे होंगे। उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि ऐड टारगेट करने वाले ने मार्केट वो टारगेट ज़्यादा की हुई है, ज़्यादा लोगों ने टारगेट की हुई है। तो ये बेसिक रीज़न होती है ज़्यादा ऐड नज़र आने की वजह। UK में बैठ के सर्च करेगा जिम सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ दो नज़र आ रहे हैं तो UK में 5 ऊपर नज़र आ रहे हों। इंडिया में करेगा हो सकता है उसको 1 नज़र आ रहा हो, बांग्लादेश में करे हो सकता है उसको कोई भी नज़र ना आ रहा हो। ये भी होता है कि लोग टारगेट कहाँ पे कर रहे हैं अपने एड्स को, कि कहाँ कहाँ मेरा शो होना चाहिए। नहीं, जियो टैग जो है वो चीज़ होती है, ये जियो टारगेटिंग कह सकते हैं इसको, जोग्राफिकल तौर पे टारगेट करते हैं। तो वो जो नज़र आ रहे होते हैं मैप्स, उनको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, क्योंकि ओबियसली मैं ऑन पेज करते वक्त या नेक्स्ट फ्यूचर में कोई भी इस टॉपिक डिस्कस करते वक्त मैं हो सकता है उसको डायरेक्ट उसका नाम ही लूँ। सेम कीवर्ड पे सेम जगह पे पेड कंपेन से ज़्यादा लोगों ने समझ नहीं है क्या पूछ रहे हो। पेड कंपेन जैसे ऐड आ रहे हैं सेम कीवर्ड पे, जैसे जिम सॉफ्टवेयर है, हाँ। सेम लोकेशन पे 3 से 4 से ज़्यादा लोगों ने कंपेन लगाई हुई है, तो एट टाइम एट द सेम टाइम फिर वो उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ऐड क्वालिटी होती है, देन उन्होंने CPC डिसाइड किया होता है, फिर उनका ROS डिसाइड होता है। वो जब गूगल एड्स में जाएंगे ना वहाँ पे चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड चला रहा हूँ तो मैं हाईएस्ट बजट करूँगा, मैंने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, अच्छे तरीके से टाइटल्स लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ऐड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती करने वाली जो कि ऐड क्वालिटी को बूस्ट करती हैं। वो उसके अंदर होता है कि ऐड क्वालिटी आपने 100% करनी होती है तो आपके यहाँ पे एड्स शो होते हैं। इसके अलावा आपकी ऑन पेज बड़ी मैटर करती है कि आपके वेबसाइट पे एक्चुअल कंटेंट है कि नहीं। ऑर्गेनिकली भी आपका बड़ा मैटर करता है। ऑर्गेनिकली आपको पता है SEO एक्सपर्ट हो आप, ऑर्गेनिकली बूस्ट करने के लिए, अपने आप को रैंक करवाने के लिए ऑन पेज बहुत ज़रूरी है। आपके वेबसाइट पे रेलिवेंट कंटेंट होगा तो आप यहाँ पे रैंक होगे। इसी तरह लाजमी कि आपने ऐड लगा के छोड़ दिया, वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं, खाली है, तो जहाँ पे वो लैंडिंग पेज होगा ना, इस ऐड को क्लिक करके वो भी रेलिवेंट होना चाहिए, इस ऐड के रेलिवेंट होना चाहिए। इस तरह मैं अगर सर्च करता हूँ जिम नियर में तो कुछ आ रहे हैं। ज़्यादातर ये लोकल SEO में यूज़ होते हैं। SEO, लोकल SEO, अब ये भी आपने माइंड में रखना है। सिंपल SEO और लोकल SEO में क्या डिफरेंस। लोकल SEO में यही चीज़ आती है ज़्यादातर कि आपने अपने आप को रैंक करना है अपने ज्योग्राफिकल के हिसाब से, और आपके राउंड अबाउट कोई लोग सर्च करें तो आप टॉप पे आओ। उसके लिए डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं। जब लोकल SEO पर डिस्कस करेंगे वो भी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये जो 3 रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं इनको लोकल पैक कहते हैं, स्नैक पैक भी कहते हैं, और मैप रिज़ल्ट्स भी नॉर्मल वर्ड्स में कहते हैं। इसलिए इनका भी आपको पता होना चाहिए कि लोकल पैक या स्नैक पैक क्या होता है। क्योंकि जब एडवांस SEO में जाएंगे हम तो हो सकता है मैं डायरेक्ट आपको ये मैप का लफ्ज़ ना यूज़ करूँ, आपको डायरेक्ट लोकल पैक बोलूँ या स्नैक पैक बोलूँ।
मतलब वर्ड से डिफरेंट है बट मतलब सेम ही चीज़ एक ही है, लोकल पैक हो गया, स्नैक पैक हो गया, एक ही चीज़ है। 3 रिजल्ट शो होते हैं। अगर आप उसके मैप्स पे क्लिक करके चले जाएंगे तो आपको सिर्फ मैप्स ही शो होंगे। यहाँ पे मोर पे आके या इमेजेस वगैरह भी जिस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे उसका ऑप्शन आएगा। ये फ़ोटोज़ हैं। इसके साथ क्लिक किया था कौन सा? इमेज वाले टैब पे क्लिक किया था ना। हाँ। मैप वाला। वो तो स्नैपशॉट लगाया होगा उन्होंने, अपडेट भी कर देते हैं। ये LSI थे, क्योंकि कुछ बिगिनर्स भी बैठे हैं ना, वो क्योंकि SEOs की 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी बैठे हो आप, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं हो सकता पहले दूसरे लेक्चर में, तो आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी उनकी भी। तो नीचे लोकेशन भी आ रही होती है, इस लोकेशन के हिसाब से गूगल ऐड ने टारगेट किया होता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप VPN लगाते हो, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है जो गूगल ऐड में जाकर मैंने डिस्कस करनी थी, आपको थोड़ा सा बताओ तो माइंड में आ गई है। आप प्रॉक्सी लगा के कुछ चीज़ सर्च करते हो और यहाँ पे बैठ के भी सर्च करते हो। यहाँ पे सिंपल आपने किया, एक बंदा ऐड चला रहा है, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना, ठीक है नहीं करना। हम यहाँ पे सिंपल अपने पाकिस्तान वाले सिस्टम से करते हैं सर्च, तो वो ऐड नहीं आता। लेकिन यहीं बैठ के जब हम VPN के थ्रू करते हैं तो वो शो हो जाता है। उसमें भी कुछ एरर है कि वो शो नहीं होना चाहिए। नहीं, IP तो ऑब्वियसली डिफरेंट, उसके लिए गूगल ऐड में एक ऑप्शन होता है, क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हैं जो इस एरिया में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, या आप उनको टारगेट करना चाहते हैं जो एक्चुअली रहते यहाँ पे हैं, जिनकी लोकेशन यही है एक्चुअल वाली। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। तो जो मैंने सिनेरियो बताया था ना कि आप VPN लगा के सर्च करते हो, तो वो बंदा UK का टारगेट कर रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के VPN लगा के अगर उसके ऐड को देख के क्लिक कर सकते हैं, फिर उसको तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, उसका ऐड ज़ाया जा रहा है वो वाला। तो ये टर्म जब ऐड बनाएंगे ना, उसमें आपको दिखाऊंगा, ये क्लिक करना लाजमी होता है। उसमें काफ़ी लोग चीज़ें मिस कर जाते हैं सम टाइम शुरू में, वो बड़ा उस तरह बजट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है सारा। फिर आप कहते हो मुझे तो क्यूरीज पाकिस्तान से आ रही है, मैं तो UK से टारगेट कर रहा था। तो उसकी मेन वजह यही होती है फिर कि ऐड आपका वहाँ पे शो हो रहा है, आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से। वो बड़ा खातर उसको माइंड में रखना पड़ता है। फीचर स्निपेट मैंने बताना था। फीचर स्निपेट कुछ भी इस तरह यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर एक बॉक्स आ रहा होता है, सिंपल हम एक सर्च करते हैं, यहाँ पे फीचर स्निपेट शो नहीं हुआ। नहीं, प्रॉक्सी लगाएंगे तो फिर आता है, मैंने चेक किया था। नहीं, वो दूसरा आएगा, वो स्कीमा मार्कअप आएगा। ये जो है ना सबसे ऊपर रिजल्ट शो हुआ है, इसको कहते हैं फीचर स्निपेट्स। आपने देखा होगा एड्स भी आ गया ऊपर, जो हमने डिस्कस कर लिया है, अक्सर सर्च में आते हैं, डिफरेंट सर्च टाइप्स होती है ना। ये जो साइड पे आ रहा है इसको कहते हैं नॉलेज ग्राफ। सिस्टम अटैच करने का यही फ़ायदा था कि आपको साथ साथ बताता हूँ कि नॉलेज ग्राफ क्या होता है। सम टाइम यहाँ पे एक और तरीके से बिज़नेस लिस्टिंग शो हो रही होती है, उसको हम नॉलेज ग्राफ नहीं कहते, वो लोकल बिज़नेस लिस्टिंग ही होती है। वो ज़्यादातर आती है अगर आपने सेम ब्रांड नेम सर्च किया हो, जिस ब्रांड नेम से आपने बिज़नेस लिस्टिंग बनाई हुई है। अगर इस तरह शो हो जिसमें आपका डेटा ज़्यादातर वो विकीपीडिया से उठाता है, नॉलेज ग्राफ, और उसके नीचे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और उसके रिलेटेड लोग भी दिखाते हैं, इसको कहते हैं हम नॉलेज ग्राफ। और ये जो ऊपर आ रहा है फर्स्ट रिजल्ट, ये वाला, इसको कहते हैं फीचर स्निपेट। आंसर बॉक्स भी कहते हैं, फीचर स्निपेट भी कहते हैं। हाँ, फीचर स्निपेट और रिच स्निपेट। रिच स्निपेट भी आपने सुना होगा, क्या फ़र्क है इनमें, फीचर स्निपेट में और रिच स्निपेट में? स्निपेट तो ये है जो आपका रिजल्ट शो हो रहा है। हाँ, नहीं, रिच स्निपेट ये होता है, उसको खुद भी बनाया जा सकता है। रिच स्निपेट ये होता है कि आपने ये सर्च किया, ऊपर एक नॉर्मली एक टाइटल बार आती है जिसको टाइटल टैग कहते हैं, और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन आती है।
ये मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा सम टाइम फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो, वो होता है ज़्यादातर ई कॉमर्स में कि नीचे आपको उनकी रेटिंग भी नज़र आ रही होती है। वो पहले आ रही थी पिछला सेक्शन हाँ, स्टार रेटिंग आ रही होती है, वो थोड़ा क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया, वो रिच स्निपेट्स होता है या उनका, रेटिंग्स आ जाती हैं। हाँ हाँ, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिच स्निपेट में और फीचर स्निपेट्स में। नॉलेज ग्राफ ये हो गया, क्योंकि ये सारे वो चीज़ें जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा, तो बाद में समझने में भी आसानी होगी। एडवांस लेवल पे जब पहुंचेंगे एसईओ के ऑन पेज में या ऑफ पेज में या गूगल एड्स में, तो फिर से ये चीज़ें डिस्कस होंगी, तो आपको पता होगी ये ऐड मैंने देखा था तो वो इस तरह से अब लग रहा है। उस वक्त भी आपको प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा। गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग भी डिस्कस हो गई। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम सर्च करते हैं, जो पीछे रिज़ल्ट हमने चेक किया था वो था नॉलेज ग्राफ, ये है गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग। हाँ, उसको शॉर्टकट GMB कहते हैं, ज़्यादातर GMB यूज़ होता है। ये है जिसमें आपका रेटिंग आ रही होती है, आपका एड्रेस आ रहा होता है, फ़ोन नंबर और कुछ फ़ोटोज़ अगर आपने अपलोड किए हुए तो वो आ रहे होते हैं। ये है गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग। ये ज़्यादातर लोकल SEO के लिए ही यूज़ होता है, इसका भी आपको पता होना ज़रूरी है। SEOs को तो बहुत पता होना ज़रूरी है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, तो इसके अंदर कितने अर्से के बाद अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता रहना चाहिए? मतलब वन टाइम हम अपने सारे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं या टाइम टू टाइम? आप वन टाइम भी कर सकते हैं, पोस्टिंग भी डेली बेसिस पे कर सकते हैं, वन टाइम भी कर सकते हैं। जिस तरह ये नीचे एक रिज़ल्ट शो हो रहा है, ये फ़ोटोज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी शो हो रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको। देन ये उसकी पोस्टिंग है, स्क्रॉल राइट भी कर सकते हैं उसको। डेट्स भी साथ में शो हो रही होती है, इसने जनवरी 5 को किया है, देन जनवरी 9 को किया है, देन मार्च 18 को किया है। पोस्टिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अब लेटेस्ट फीचर ये भी है कि आप इसमें मैसेजिंग भी ऑन कर सकते हैं। कोई बंदा मोबाइल के थ्रू सर्च कर रहा है तो वो अगर फ़ोन नहीं करना चाहता, डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकता है, फ्री मैसेज होता है। देन अगर यहाँ पे डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन भी है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है। वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट वेबसाइट भी विजिट कर सकता है। फ़िलहाल इसने वेबसाइट बनाई नहीं हुई, नहीं तो यहाँ पे वेबसाइट का लफ्ज़ आना था साथ में। अगर आप मोबाइल से करते तो यहाँ पे कॉल का बटन भी होना था, 4 बटन होने थे, सेव, डायरेक्शन, वेबसाइट और कॉल। तो इसने वेबसाइट इसकी है नहीं, इसलिए वेबसाइट का बटन नहीं आया। डायरेक्शन में ओबियसली आपको गूगल पे आपकी लाइव लोकेशन ऑन होगी तो आप डायरेक्शन भी ले सकते हैं, गूगल मैप के थ्रू पहुँच सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। और ये जो रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं इनको कहते हैं ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स। ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक हासिल करना वो कैसे होगा? ऑर्गेनिकली अगर हम बूस्ट करेंगे, रैंक करेंगे, और ये इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जो एड्स पे क्लिक करके जाएंगे वो होगी पेड ट्रैफिक। गूगल एनालिटिक्स आपको याद है? गूगल एनालिटिक्स मैंने बताया था आपको। गूगल एनालिटिक्स में सारी रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है किसी भी वेबसाइट की, अगर आपने ट्रैकिंग सेट की हुई है तो उसमें सारी ट्रैफिक डिवाइड की होती है कैटेगोरिकली कि ये आपकी यहाँ से आई है, ये आपकी यहाँ से आई है, प्रॉपर सोर्स भी बताए होते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक, कि आपकी वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल कल 8 तारीख थी तो 8 तारीख को फॉर एग्जांपल 200 बंदा विज़िट किया है, 200 बंदे को कैटेगोरिकली डिवाइड किया होगा कि इस तरीके से आए, ऑर्गेनिकली आए, ऑर्गेनिकली होंगे, ये गूगल से सर्च करके आए हैं या बिंग से, याहू से, जहाँ से भी, या डायरेक्ट आए होंगे। डायरेक्ट ये है कि मुझे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है meridian-spa.co.uk, मुझे याद है मैं डायरेक्ट सर्च करके चला जाता हूँ तो वो हो गया। या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने वो वेबसाइट ऑलरेडी विज़िट की होती है लेकिन आपको डोमेन याद नहीं, फिर भी आप उसका कुछ पहला लफ्ज़ लिखते हैं ना तो वो नीचे पूरी टाइप की हुई आ जाती है सजेशन में, आप उस पर क्लिक करके चले जाते हैं तो वो भी डायरेक्ट हो गई, वो डायरेक्ट ट्रैफिक होती है। सोशल ट्रैफिक भी होती है। सोशल का ये है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से अगर आप क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा लैंड हुआ है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा पर डे के हिसाब से। अगर आप उसको चेक करना चाहें तो वो जितने टाइम का डेटा आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पर डे, पर वीक, जितना भी कस्टम तरीके से देख सकते हैं। देन इसमें होता है रेफरल। रेफरल क्या होता है भला? जो किसी वेबसाइट से रेफर होकर आपके साइट पे है। हाँ,
किसी भी वेबसाइट अगर वो क्लिक करके यहाँ पे लैंड होते हैं, ना वो सोशल मीडिया हो, ना वो डायरेक्ट उसने टाइप किया हो, ना वो यहाँ से ऑर्गेनिकली सर्च करके आया हो, किसी भी और वेबसाइट जहाँ पे हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, उसमें लिंक दिया होता है हमारा, उस पर क्लिक करके आएंगे तो वो रेफरल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया से रेफर करे, सोशल मीडिया में काउंट होगा क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया। और खबर बताओ क्या? हाँ वो पेड में, मैं वही डिस्कस करने लगा हूँ। पेड में आएगा, प्रॉपर लिखा भी होता है पेड। उसमें 2 टाइप्स होती हैं, या सर्च भी हो सकती है। पेड यही है जो ऐड लगे होंगे वहाँ पे जो क्लिक करके आएंगे वो पेड में आएंगे। पेड में आगे वो सर्च होता है, देन डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले एड्स लगे होंगे, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, उन पर क्लिक करके आएगा। तो किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो इन तरीक़ों से हासिल की जा सकती है। तो जब आपको एसईओ करनी आ जाएगी, थोड़ा डीप एनालिसिस आप कर सकते हैं खुद से। किसी भी वेबसाइट को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं लोकल एसईओ के लिए इसमें होगी, इसमें हम ट्रैफिक ये गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग से ले सकते हैं, कॉल जनरेट कर सकते हैं, या फिर हमें इसमें ऑर्गेनिकली पे फोकस करना चाहिए, या उस पर हमें सोशल के थ्रू करना चाहिए, या रेफरल ज़्यादा काम करेगा, या सिर्फ पेड पे काम करना चाहिए। जब आपको थोड़ा सा एसईओ का ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो किसी भी वेबसाइट को चेक करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें निश मार्केट होती है। अक्सर हमने डिस्कस किया एसईओ, आपस में बैठते हैं जब एसईओ कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी एज ए प्रोजेक्ट हो, या कोई भी किसी का नया बिज़नेस हो, तो सबसे पहले एसईओ का एक क्वेश्चन होता है उस बिज़नेस ऑनर से, या एज एन एसईओ आप किसी को भी सुनते हो कि फलाना बंदा ये काम कर रहा है, ये बिज़नेस कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है या ऑफलाइन कर रहा है, सबसे पहले एसईओ के माइंड में एक चीज़ आती है कि भाई आपकी निश क्या है। ये एक जेनेरिक क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेश्चन होता है हर एसईओ का कि आपकी निश मार्केट क्या है। उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो लोकल है, वो ई कॉमर्स है, वो बिज़नेस वेबसाइट है, वो सर्विस है, वो B2B है, B2C है, वो इससे डिसाइड होता है। जब ये निश मार्केट डिसाइड होती है देन उसकी वेबसाइट पे ओबियसली विज़िट करते हैं, देन उसको आगे डिसाइड करते हैं कि 5 तरीक़ों से 6 तरीक़ों से किस तरीके से ट्रैफिक लानी है उसकी वेबसाइट पे। तो ये भी पता होना ज़रूरी है निश मार्केट का। हाँ कैटेगरी कौन सी है आपकी, लेकिन ये कि हम इस ज़्यादातर एसईओ ये टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ टेक्निकल वर्ड्स का पता होना ज़रूरी है। यूआरएल का तो पता है, कुछ न्यूबीज़ भी हैं तो वो उनको थोड़ा यूआरएल समझने में मुश्किल होती है। सबको पता है यूआरएल का, यूआरएल क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फॉर एग्जांपल meridianspa.co.uk ये हमारा यूआरएल है। स्लैश करके अगर प्रोडक्ट्स किया हुआ है उसके आगे कुछ स्लैश करके कुछ ट्रीटमेंट किए हुए हैं, तो यूआरएल को रीड करना एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आगे आ जाता है एसएसएल सर्टिफिकेट। जब यूआरएल की बात हो रही है तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या? हाँ एसएसएल ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं वो उससे आप ले सकते हैं। ज़्यादातर इसमें गोडैडी, ब्लू चिप, हाँ नेमचीप, ब्लू होस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं जिनसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट पर स्पैमिंग नहीं होगी, हैक नहीं होगी, कोई भी आपको कुछ नेगेटिव बोट्स होते हैं वो आपको इंजेक्ट नहीं कर सकता आपकी वेबसाइट के बैकएंड में आपका डैशबोर्ड ख़राब करने के लिए, या आपको कोई भी .htxs फाइल होती है उसको ख़राब करने के लिए। उसके लिए ये एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ होता है। वो यूआरएल में किस तरह रीड करते हैं, किस किस को नहीं पता ये बताएं। यूआरएल पे आपको पता कैसे लगेगा कि इस पर एसएसएल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? नहीं सिक्योर लिखा हुआ नहीं आता वैसे। हाँ सिंपल, अगर आपका HTTP ये देन आपका कुछ भी लिखा हुआ है और ये www ये है, इस S लगा होगा तो वो मतलब सिक्योर है आपका। तो यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे SSL लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। और SSL बिज़नेस वगैरह आपकी वेबसाइट है जिस पे आपने SEO कर रहे हो, उसको रैंक करना है, उस पर ट्रैफिक लानी है, बिज़नेस जनरेट करना है, तो उसके लिए SSL बहुत ज़रूरी है। SSL ज़रूरी उन केसेस में नहीं है कि अगर आपने सिंपल कुछ भी नहीं करवाना, ऑनलाइन बिज़नेस भी जनरेट नहीं करना,
लेकिन आप चाहते हो कोई ऐड थोड़ी सी मेरी प्रेजेंस हो, मेरा बिज़नेस नेम कोई लोग ऑनलाइन सर्च करें तो थोड़ी मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए या उनको मेरा थोड़ा डेटा मिल जाए, तो उसके लिए लोग नॉर्मली ये ऐसे सर्टिफिकेट नहीं लेते। वैसे सस्ता सा होता है, सबको लेना चाहिए। और ओबियसली जब वो कोई रैंक नहीं कर रहा होगा, बिज़नेस जनरेट नहीं कर रहा होगा, तो उस पर किसने स्पैमिंग करनी, तो इसलिए LTD और CCLTD इसका पता है? आपने कभी गौर किया कि ये .com, .co.uk, .ae ये सारी चीज़ें, ये इतना डिफरेंस क्यों होता है? दूसरे मुल्कों में लोग रह के UK में .co.uk क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा .com .pk क्यों आता है, किसी पे सिर्फ .pk आता है डोमेन नेम के बाद। तो इसके टेक्निकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी गेम सारी SEOs की URL के इर्द गिर्द होती है। URL की गेम है सारी हमारी। URL को रैंक करना है, किसी और URL के थ्रू करना है, किसी और जगह URL जनरेट करके करना है, तो ये सारी गेम होती है। इसको कहते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन, जो एंड पे होती है .com या .co इस तरह का। ये होती है CCTLD का मतलब है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जो स्पेसिफिकली आपके मुल्क में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं .pk लेंगे अगर बिज़नेस हमने पाकिस्तान में चलाना है, UK में लेंगे तो .co.uk लेंगे, अगर हम दुबई में लेंगे .ae लेंगे, अगर हम नेदरलैंड में लेंगे .nl लेंगे। तो इस तरह की जो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं वो ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ताकि आपको पता हो कि ये इस मुल्क की काम करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के लेंगे .au लेंगे, वो वेबसाइट देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिज़नेस इनका कौन से मुल्क में चल रहा है। हम पाकिस्तान में बैठे UK के चला रहे हैं तो .co.uk पे काम कर रहे हैं, तो देखते ही पता लग जाता है कि UK का बिज़नेस है। ऐसा ही अब्दुल बासित, URL में कोई मसला मसाइल, URL जनरेट किस तरह करना है, उसको शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, डोमेन के बाद स्लैश करके अगर आप ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो ब्लॉग मेंशन करना लाजमी है नहीं है, शॉर्ट किस तरह बनाना है, लॉन्ग किस तरह बनाना है, अगर आपका टाइटल बड़ा है तो उसके लाजमी है कि आपका URL भी बड़ा हो, अगर टाइटल बड़ा है तो क्या ज़रूरी है कि आपका URL छोटा हो, वो सारी ऑन पेज में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, URL होता क्या है, .com क्यों लगाते हैं, .co.uk क्यों लगाते हैं, .ae क्यों लगाते हैं। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो हम विज़िट करते हैं वो 404 एरर यूज़ कर रहे होते हैं। 404 का मतलब ये होता है कि वो पेज रिमूव हो गया, क्योंकि न्यूबीज़ टेक्निकल जो नहीं होते वो विज़िट करते वक्त 404 लिखा आ रहा है, ये पेज पे क्या लिखा हुआ उन्होंने, उसका मतलब है वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता या रिमूव हो गया हुआ है। और 301 का मतलब है कि वो रीडायरेक्ट हो गया हुआ है। हम URL रीड करने की बात कर रहे हैं, हम URL रीड कर तो लें, हमें एक प्लेन URL आ गया व्हाट्सएप पे, हमने उसको रीड कर लिया कि ठीक है मैं ओपन करूँगा तो यही पेज ओपन होगा और सर्च इंजन के ऊपर सर्च बार में ये लिखा होगा ये URL। जब हम उस पर क्लिक करते हैं, विजिट करते हैं, एक पेज ओपन होता है, ऊपर URL चेंज हो जाता है। स्पैमिंग भी लोग इसी तरीके से ही करते हैं, URL कुछ और सेंड किया होता है, जब एक्चुअल ओपन करते हैं कुछ और ओपन होता है, उसको कहते हैं 301 रीडायरेक्ट, वो 301 रीडायरेक्ट हुआ होता है। ये सीन होता है उसमें 301 में। SEO की एक टर्म है क्लॉकिंग SEO, ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लॉकिंग SEO क्या होता है, ब्लैक हैट में आती है। ब्लैक हैट की काफ़ी इकसाम है, उसमें क्लॉकिंग SEO जो ज़्यादा लोग जानते भी हैं फिर पूछते भी हैं। हाँ यही है, ये कैसे पॉसिबल है कि हम आम इंसानी आँख से कुछ और देख रहे हैं, सर्च इंजन कुछ और देख रहा है। क्योंकि हम एज एन ह्यूमन हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, इंग्लिश लिखी होती है वो पढ़ते हैं। गूगल की लैंग्वेज जो है वो HTML है। समटाइम HTML आप बैकएंड पे लिख सकते हो, गूगल को दिखा सकते हो, लेकिन हमें नहीं दिखा सकते। लेकिन ज़्यादातर HTML ये भी होता है कि HTML हमें भी नज़र आ रहा होता है, गूगल भी नज़र आ रहा होता है। वो होता है प्रॉपर एक अच्छे तरीके से काम किया होता है, वाइट हैट SEO की होती है, जो सामने है वही HTML में गूगल को वही नज़र आ रहा होता है। लेकिन समटाइम ये होता है कि आप एज ए ह्यूमन को किसी और कुछ और दिखा सकते हैं, HTML में कुछ छुपा के आप सर्च इंजन कुछ और दिखा सकते हैं, क्योंकि जो गूगल बॉट्स हैं वो तो HTML रीड करते हैं।
तो क्लॉकिंग ऐसी हुई है, ये कंसेप्ट है। उसमें ये तरीका होता है कि आप बहुत ही वाइट पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये वाइट पेज है, आपने वर्ड भी वाइट, आपने अपनी वेबसाइट बनाई, ऊपर जो टेक्स्ट जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो ब्लैक कलर में कर दिया, एक वाइट पेज के ऊपर थीम वाइट ले लिया, और जो आप गूगल को दिखाना चाहते हो वहाँ पे आपने लिख तो दिया लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, हो सकता है यहाँ आप लिखो लेकिन वो वाइट कर दिया, अपने थीम के साथ का कर दिया, हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो एज एन HTML गूगल जो बॉट सर्च कर विज़िट करेगा उसको तो नज़र आ जाएगा। तो इसको कहते हैं क्लॉकिंग ऐसी। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल में आती है, लोग करते हैं, ये भी होता है। इसके बाद क्लिक बेट है। क्लिक बेट का ऑब्वियसली आजकल लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि यूट्यूब पे यही धोखा हो रहा है, ऊपर कुछ और लिखा होता है, जब ओपन करते हैं तो वो 40 मिनट देख लेते हैं, फिर बंदा कहता है इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इसको क्लिक बेट कहते हैं। समझने के लिए आसान ये है कि हेडिंग कुछ और दी हो, ऐड कुछ और बनाया हो, थंबनेल कुछ और बनाया हो। थंबनेल ये होता है कि वो जो वीडियो के ऊपर वीडियो प्ले करने से पहले पिक्चर लगी होती है, उसको थंबनेल कहते हैं। उसके ऊपर कुछ और लिखा हो, जब क्लिक करते हैं तो आगे से कुछ और निकल आता है, तो इसको कहते हैं क्लिक बेट। अच्छा, मैंने बताया था वेबसाइट जब बन गई, कीवर्ड रिसर्च भी हो गई और कंटेंट भी लिखा गया, फ़ोटोज़ भी अपनी मर्ज़ी की लग गई। अब हम चाहते हैं कि या तो गूगल अपनी मर्ज़ी से उसको क्रॉल करे जब उसका दिल करेगा गूगल बॉट्स को, या फिर हम चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ जल्दी से गूगल क्रॉल कर ले और मैं उसको खुद बुलाऊँ। तो कौन सा तरीका अच्छा? दूसरे वाला अच्छा है ना कि मैं खुद बुलाऊँ। अगर वेबसाइट में इतनी मेहनत करके बनाई है तो मैं चाहूँगा कि गूगल जल्दी से आके क्रॉल करे, और गूगल में खुद बुलाऊँगा, इन्वाइट करूँगा गूगल बॉट्स को कि आके मेरी, हाँ, उसके लिए हम सर्च कंसोल यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्च कंसोल तो यूज़ हो गया, उसमें आपने ट्रैकिंग सेट कर लिया, आपका डेटा आना शुरू हो गया। लेकिन उसमें नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए आपको करना ये पड़ता है कि साइट मैप क्रिएट करना पड़ता है। जो भी आपने पेजेस बनाए होते हैं उनके सारे URLs आपने एक पेज पे लाने हैं, और उसका जो URL जिस पेज पे वो सारे लिंक्स होंगे उसके URL को आपने सर्च कंसोल में फैच करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट गूगल का ही टूल है, तो वो फिर उनको फैच हो जाता है, वो जल्दी क्रॉल कर लेते हैं। अब साइट में अब दो किस्म के होते हैं, HTML और XML। इसमें डिफरेंस क्या खबर? हाँ, ठीक है। HTML ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी पेज विजिट किया, जिस तरह ये है, एक छोटी सी मिसाल, बहुत आसान मिसाल है, ये लिखा हुआ है द प्लैटिनम जिम, आगे होम, आपको पता है कि ये होम पेज होगा किसका? प्लैटिनम जिम की वेबसाइट का। आपने क्लिक किया, आपको उसके होम पेज पे चले गए, आप उसकी वेबसाइट ओपन हो गई। ये है आम इंसानी आँख से पढ़ा जाने वाला, जो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ईज़िली, हमारे लिए ईजी टू रीड है। वो उसको एंकर टेक्स्ट किया होता है, क्लिक करेंगे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये पेज जो है वो इस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल कोई टाइटल हमने बनाया किसी आर्टिकल का, उसी के ऊपर हमने कोई लिंक पेस्ट कर दिया, हमें पता होगा इसमें क्लिक करूँगा तो किसी ऐसी जगह पे ही जाऊँगा जो लिखा हुआ है। XML होता है, ये गूगल सर्च कंसोल जो है वो इस चीज़ को प्रेफर करता है, सर्च बोट इस चीज़ को पढ़ के फिर वो जल्दी इंडेक्स कर लेते हैं। ये होता है गूगल क्रॉलर्स के लिए। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट, URL सेम ही होते हैं लेकिन थोड़े कुछ कोडिंग की होती है, थोड़ा सा उसका व्यू डिफरेंट होता है, वो हर बंदा नहीं पढ़ सकता। वो आपको पढ़ सकता है लेकिन थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि कोडिंग की होती है, ऊपर नीचे पेजेस होते हैं, और लेंथ भी XML की थोड़ी ज़्यादा होती है। HTML में आपको पता है एक लाइन है, उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हो या 10 लफ्ज़ लिखे हो, उसके ऊपर हाइपर लिंक किया होगा। हाइपर लिंक का पता है ना, किसी भी वर्ड को हम सिलेक्ट करके उसके ऊपर लिंक इंसर्ट कर दें, और जब उस पर क्लिक करके किसी और जगह जाएँ और कोई और नया पेज ओपन हो जाए तो उसको हाइपर लिंक कहते हैं। वीडियो चल रही है? ठीक है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोगों ने वेबसाइट बना ली, टिशू, और कुछ पेजेस ऐसे भी होते हैं कि वो चाहता है कि मैं इसको इंडेक्स नहीं होने देना चाहता, उसने साइट में भी जमा करवा दिया, और कुछ पेजेस वो चाह रहा है कि सारे हो जाएं, लेकिन चंद एक पेजेस जो इंडेक्स ना हो, गूगल को ना पता चले, या वो अपने इंडेक्स में ना लेके जाए। तो अब तो साइट में बन गया, वो तो सारे पेजेस को इंडेक्स करवा देगा। फॉर एग्जांपल अगर उसमें हम सारे ऐड किए हों एक ऑटोमेटिक तरीके से किसी भी टूल के थ्रू,
तो उसको भी हम रोक सकते हैं। उसके लिए हम अपने पेज के अंदर HTML में 2 टैग्स कर देते हैं, या तो वो इंडेक्स टैग होगा या नो इंडेक्स टैग होगा। HTML में ज़्यादा टैग्स यूज़ होते हैं। जिस पेज पे इंडेक्स टैग लगा होगा, ये वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने करना तो मतलब अगर ये नहीं लगा हुआ, इन दोनों में से कोई मेंशन नहीं है पेज के HTML में, तो इंडेक्स हो जाएगा। नो इंडेक्स टैग लगा होगा तो उसका मतलब ये है कि पेज आवाम को तो नज़र आए, जो मेरी वेबसाइट पे विज़िट करने आते हैं उनको तो नज़र आए, लेकिन सर्च इंजन में वो इंडेक्स ना हो, तो उसके लिए हम नो इंडेक्स टैग लगा देते हैं। ये नॉर्मली उस सूरत में होता है SEOs के लिए। हमने ज़बरदस्ती किसी से अपना आर्टिकल पब्लिश करवा लिया, ये पैसे पूरे नहीं दिए, पेड था, वो पब्लिश तो कर देगा हमें खुश करने के लिए, लेकिन ये SEO वाले का काम बनता है वो चेक करे कि आया कि उसने नो इंडेक्स पे तो नहीं लगा दिया। नो इंडेक्स पे लगा होगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, हमें गूगल क्रॉल नहीं करेगा तो उस आर्टिकल के अंदर हमारा लिंक लगा होगा, वो फिर हमें कोई ट्रैफिक तो आ जाएगी, लेकिन उसका हमें कोई लिंक यूज़ नहीं मिलेगा, रेफरिंग डोमेन सर्च कंसोल में ऐड नहीं होगी, उसका फ़ायदा हमें रैंक बूस्ट करने के लिए नहीं होगा। इसलिए ये टेक्निकल टर्म है, इसमें नो इंडेक्स टैग यूज़ करते हैं। नॉर्मली थीम्स जो होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में वो ये है कि अगर आप नई वेबसाइट बनाते हो ना, तो ऑटो उसमें नो इंडेक्स लगा होता है। तो ये लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वेबसाइट बना लेते हैं, पब्लिश कर दी, लाइव कर दी, SEO स्टार्ट कर दी, फिर कहते हैं कि मेरी इंडेक्स भी नहीं हो रही, रैंक तो बाद की बात है, रैंक कैसे करूँगा। फिर वो बाद में पता चलता है वो तो नो इंडेक्स पर लगी हुई थी। वो एक ऑप्शन होता है जो आपने डैशबोर्ड में जाके क्लिक करना होता है कि नो इंडेक्स को या पर लगाना है या उसको रिमूव करना है। हाँ, वहाँ पे भी हो जाता है। वर्डप्रेस के आप प्लगइन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। योस्ट में भी ऑप्शन होता है, ऑल इन वन SEO एक प्लगइन है, उसके अंदर भी होता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपने अक्सर सुना होगा राइटर्स ख़ास तौर पे। SEOs को तो पता है, SEOs जो बैठे हैं कुछ न्यू हैं उनको भी आइडिया तो होगा कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी से आसान समझने में तो यही लग रहा है कि ये इसका मतलब यही है कि कीवर्ड ये डिफ़िकल्ट है रैंक करने के लिए, लेकिन वो ये डिसाइड किस तरीके से करते हैं, वो उसके लिए कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए इसको नॉर्मली KD कहते हैं, KD। उसमें आपका सर्च वॉल्यूम देखा जाता है, उसमें आपके कंपेटिटर्स देखे जाते हैं, उसमें आपके SERP देखे जाते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कि कितने लोग उस पर विज़िट कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जब ऑन पेज करेंगे या कीवर्ड रिसर्च का हमारा डिटेल्ड वीडियो बनेगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑब्वियसली वो कीवर्ड डेंसिटी आती है आपके राइटिंग में। हाँ, वो सारी चीज़ें, वो SEO एक समंदर है। सिर्फ ये आर्टिकल लिखा हुआ कॉपी करके किसी एक जगह पेस्ट करना नहीं है, उसके पीछे आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइफ टाइम सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपने ऑफ पेज से स्टार्ट करना है, देन ऑन पेज पे आना है, देन आपने उसके ट्रैकिंग पेज सारे सेटअप करने पे आना है, देन आपने उसके एनालिटिक्स देखने हैं, तो इस तरह आपने आगे करते जाना है। उसके बाद दूसरे मॉड्यूल जब आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी SEO में, फिर आप दूसरे मॉड्यूल्स को हाथ लगा सकते हो। तो ये है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस काफ़ी ज़्यादा टर्म्स है जो आपको बहुत पता होना ज़रूरी है। सर्च वॉल्यूम कंपटीशन तो उसका बिट रेट नहीं आ रहा था, ये इससे कीवर्ड वो भी एक अलग चीज़ है, वो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, समटाइम एग्जैक्ट नहीं बता रहे होते। लाजमी नहीं होता कि अगर आप किसी टूल के थ्रू देख रहे हो वो अगर आपको बिड रेट हाई बता रहा है, नहीं वो कंफर्म नहीं होता, 100% श्योर नहीं होता कि अगर वो बिड रेट फॉर एग्जांपल $10 बता रहे हैं, हो सकता है हम देखते हैं कि 10 उसका बिड रेट है $10 तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सम टाइम वो होता आसान है। वो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, वो डिपेंड करता है। हाँ, ये जब कीवर्ड रिसर्च का हमने टॉपिक करना है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं हमने, और कौन से ट्रस्टवर्दी हैं जिनको हमने लाइट लेना है, लेकिन यूज़ सारे करके देखेंगे। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, गर्मी भी लग रही है, तो बस करते हैं।